जब G20 के मंच पर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई तो भारत ने स्टैंड लिया और कहा, अगर पूरी दुनिया में दरार पड़ रही है तो हम उस दरार को भरने वाला रास्ता बनेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही भारत ने किया। जब G20 समिट 2025 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ थे यूएस यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके सपोर्टर्स, और दूसरी तरफ था साउथ अफ्रीका यानी कि सिरिल रामाफोसे और उनके सपोर्टर्स। तो इस गैप को भरने के लिए बीच में इंडिया आया। इंडिया ने अहम रोल प्ले किया और इंडिया ने 6 ऐसे पॉइंट्स दिए जिसको हम लोग 6 पॉइंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इंडिया ने दोनों के बीच का गैप भरा और पूरी तरीके से कोशिश किया कि दोनों के बीच के मतभेद को खत्म किया जा सके, क्योंकि मतभेद इतना ज्यादा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट को अटेंड भी नहीं किया, बॉयकॉट कर दिया। यहां तक कि एक गैवेल सेरेमनी होती है जिसमें वर्तमान का जो प्रेसिडेंट होता है वो आने वाले प्रेसिडेंट को अथॉरिटी सौंपता है, एक लकड़ी का हथौड़ा सौंपा जाता है, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा जाने वाला था, क्योंकि G20 की अगली समिट डोनाल्ड ट्रंप करने वाले थे, चेयरमैनशिप उन्हीं की होने वाली थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि मैं गैवेल सेरेमनी में नहीं आऊंगा। इस हद तक गैप बढ़ चुका था। तो क्या है ये इंडिया के 6 पॉइंट्स, देखते हैं जिसने कि पूरे गैप को भरने की कोशिश की है। अब देखिए इन सारे के सारे 6 पॉइंट्स में आप लोगों को क्या दिखाई देने वाला है। इंडिया ने सबसे पहले इक्वालिटी की बात किया है कि भैया पूरी जो G20 के मेंबर्स हैं या पूरी दुनिया है सबको इक्वल इक्वल देखो, गरीब देशों की आवाज को दबाने की कोशिश मत करो, सबको इक्वल सीट्स होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल वॉइस होना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इंडिया ने सबसे पहले तो ये वाली बात की जो कि इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद इंडिया ने इंक्लूजन फर्स्ट कहा, यानी कि सबको लेकर के चलो। जब भी कोई पॉलिसी बनाओ तो अमीर देशों की तरफ मत देखो कि अमीर देश ही फायदे में रहने वाले और अमीर देशों के लिए पॉलिसी बनाई जाए, नहीं भाई साहब, गरीब देश हैं। यहां पे देखिए इंडिया ने खास तौर पर ग्लोबल साउथ को ध्यान में रखा है, ग्लोबल साउथ को ध्यान में रखते हुए बात किया है, क्योंकि ग्लोबल साउथ में भाई साहब खासकर साउथ अफ्रीका के जो देशों को देखोगे ना, ठीक है, आप देखोगे यार बाप रे कितने गरीब हैं यार। तो इंडिया ने यहां पे न्याय करते हुए अपना पक्ष रखा है कि भाई साहब जितने भी गरीब देश हैं उनको भी इंक्लूड करके चलो पॉलिसीज के अंदर में, ठीक है। डेवलपमेंट को सबसे पहली प्रायोरिटी दो। उसके बाद डेट रिलीफ विदाउट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। डेट रिलीफ विदाउट ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, जिस तरीके से छोटे छोटे देश हैं बड़े बड़े देशों के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे चाइना सबसे बड़ा चल रहा है, उसने क्या किया, एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो कि श्रीलंका को उन्होंने लोन दिया चाइना ने, और श्रीलंका को लोन देने के बाद जब लोन मांगा श्रीलंका से वापस, तो श्रीलंका ने बोला कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप तो कह रहे थे जब होगा तो दे देना और आप अभी मांग रहे हो। चाइना ने बोला चल कोई बात नहीं, तू लोन नहीं दे सकता, लोन नहीं चुका सकता मेरा, तो अपना एक पोर्ट दे दे। तो हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका से चाइना ने हथिया लिया था। इस तरीके से चाइना अपनी रणनीतियां चलता रहता है और छोटे छोटे देशों में अपना बेस बनाता चलता है। तो इंडिया ने यहां पे बोला भाई साहब जो भी डेट दिया जाएगा, डेट यानी उधार है, कर्ज है, उसको अगर रिलीफ किया जा रहा है, छोटे देशों को मुक्त किया जा रहा है कर्ज मुक्त, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि यानी कौन सा देश कर्ज मुक्त कर रहा है, कौन सा देश कर्ज मुक्त नहीं कर रहा है, किसी देश को ये होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्लाइमेट टारगेट होना चाहिए। फ्लेक्सिबल क्लाइमेट टारगेट का मतलब क्या है, हर एक देश अपना एक वादा लेके चलता है कि वो जब भी अपनी पॉलिसी बनाएगा तो अपने उन पॉलिसीज में क्लाइमेट को ध्यान में रखेगा, इकोसिस्टम को ध्यान में रखेगा, वातावरण को ध्यान में रख के ही अपनी पॉलिसी बनाएगा। ऐसा नहीं है कि अपनी पॉलिसी बनाए और बोले भाई साहब हमको खूब प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के चक्कर में 50-60 चिमनियां लगा दी और चिमनियों से धुआं निकल रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है। नहीं, एनवायरमेंट को ध्यान में रख के आपको काम करना पड़ेगा और वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगला पॉइंट, यूक्रेन का जो इशू है उसको थोड़ा कम प्रायोरिटी दो। यूक्रेन का इशू है इसको थोड़ा कम प्रायोरिटी दो, क्योंकि यार 3-4 साल से लड़ रहे हैं, अगर इनके चक्कर में हम लोग फंसे रहे ना तो हो लिया भैया हमारा बेड़ा गर्क। भैया उनको लड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जो गरीब देश है उनकी रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान ज्यादा जरूरी है इस वॉर से। तो इंडिया ने अपने टोटल 6 पॉइंट्स दिए, ये तो मैंने अभी आपको मोटा मोटी बताया, पूरे पॉइंट्स को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। किस कंट्री ने क्या कहा, इंडिया का क्या स्टैंड रहा और किस तरीके से इंडिया ग्लोबल लीडर बनकर के सामने आया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं यहां पे कि यूएस और उसके अलाइज क्या कह रहे हैं, यानी कि यूएस प्लस उसके सपोर्टर्स, ठीक है। यूएस और उसके सपोर्टर्स में सबसे बड़ा नाम आपको दिखेगा, पता कौन सा, अर्जेंटीना, ठीक है बच्चों। अर्जेंटीना सबसे बड़ा सपोर्टर दिखेगा, भाई हाथ थाम के खड़ा रहा ये G20 समिट में। भाई साहब ट्रंप नहीं आए थे लेकिन ये बंदा भी नहीं गया था, ट्रंप नहीं गए तो ये बंदा भी नहीं गया, लेकिन हाँ
अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अर्जेंटीना ने जरूर भेज दिया था, क्योंकि उसको बैलेंस G20 के मेंबर्स के साथ भी करना था और यहाँ पे ट्रंप के साथ भी अपना दोस्ती निभानी थी। तो वो खुद तो नहीं गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया अर्जेंटीना की तरफ से। चलिए अब देखते हैं यूएस का क्या मुद्दा है, यूएस क्या कहना चाह रहा है, यूएस ने क्यों बॉयकॉट कर दिया पूरा का पूरा G20 समिट, क्यों और उसकी प्रायोरिटीज क्या थी। सबसे पहले तो यूएस ने कहा कि भैया सिक्योरिटी को फर्स्ट रखो, सिक्योरिटी को फर्स्ट रखो, ठीक है, यानी जो सुरक्षा है उसको प्रायोरिटी में रखो। अब सवाल ये आता है कि सर किसकी सुरक्षा, तो यहां पे इसने बोला कि यूक्रेन को सेंट्रल इशू बनाओ तुम लोग। G20 का जो मेन मुद्दा होना चाहिए क्या, यूक्रेन वॉर होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन वॉर जैसे ही अगर रशिया मान लो यूक्रेन को कब्जे में ले लेगा तो इस तरफ पोलैंड की तरफ बढ़ेगा, फिर पोलैंड पर उसकी नजर बने पड़ेगी, ठीक है, और भी कंट्रीज पर उसकी नजर पड़ेगी। नहीं, तो हमें क्या यूक्रेन को बचाना पड़ेगा, यूक्रेन को सेव करना पड़ेगा, ताकि यूक्रेन के साइड में जितनी भी कंट्रीज है उन सबको बचाया जा सके। वरना रशिया क्या करेगा, यूक्रेन को अपना बफर स्टॉक बना लेगा। अगर यूक्रेन को पे कब्जा रशिया का हो जाता है तो बफर स्टॉक बना लेगा, और अगर यूक्रेन बफर स्टॉक बन गया तो रशिया के रडार में बहुत सारी यूरोपियन नेशंस आ जाएंगे। ये इसका मेन मुद्दा है, ठीक है, यानी कि अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर पे फोकस करो, इसका ऐसा कहना था, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी फर्स्ट रखो। इसको लगता है यूएस को कि चाइना अपना दबदबा बनाने के चक्कर में बहुत सारे छुपे हुए रूल रेगुलेशन लेकर के आ रहा है, या चाइना जिस कंट्री को लोन देता है तो छुपे हुए रूल रेगुलेशन जो होता है ना, आप लोग भी जब सिम विम कार्ड लेते हो तो यहाँ पे डॉट 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 स्टार बने रहते हैं और वहां पे कंडीशन लिखी रहती हैं और ऊपर लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो चाइना भी कहीं ना कहीं इस तरीके के छुपे हुए कंडीशन से गरीब देशों को लोन दे रहा है और उनके जमीनों को हथियाता हुआ चल रहा है। अब यहाँ पे यूएस की चिंता भाई इंपॉर्टेंट है और जायज भी है, क्योंकि यूएस अभी सुपर पावर है और धीरे धीरे चाइना सुपर पावर बनने के रास्ते में है। अगर चाइना के रास्ते साफ रहे तो डेफिनेटली चाइना एक ना एक दिन सुपर पावर बन जाएगा, यूएस को सरपास कर देगा या फिर यूएस के बराबर में आके खड़ा हो जाएगा, और ये यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट दिया है यूएस ने कि रूल बेस्ड ग्रोथ होना चाहिए। भैया कुछ रूल रेगुलेशन बनाओ, उसके हिसाब से ग्रोथ करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटा वाला जो देश है, गरीब देश है, उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलनी चाहिए, नो डाउट ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी कोई रूल होना चाहिए। और कौन उसको प्रेफरेंस दे रहा है, किस पॉइंट पर उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। उसको यूं ही थोड़ी हम पैसे दे देंगे कि चलो भैया आप गरीब हो, आपको दे दिया हमने 50-60 मिलियन, नहीं, उसका रूल बनाओ। उस पैसे का वो क्या करेगा, उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करेगा, उस पैसे को किस तरीके से वो आगे खर्च करने वाला है, ये सारा मुद्दा किसका रह गया है, यूएस और अलाइज का। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है, साउथ अफ्रीका पर इल्जाम लगाया कि साउथ अफ्रीका है ना, व्हाइट लोगों को, यानी कि जो श्वेत रंग के लोग हैं, व्हाइट पीपल जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उनके साथ भेदभाव कर रहा है। यानी कि साउथ अफ्रीका की जो प्रेसिडेंटशिप है, अध्यक्षता है, मैं खारिज करता हूं। अब देखिए मुद्दा असल में यह है कि जब साउथ अफ्रीका में गोरों और कालों के बीच में भेदभाव की लड़ाई चल रही थी, जिसको हम लोग आमतौर पे अपार्थेड के नाम से जानते हैं, और जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने अपना युद्ध छेड़ दिया था, एक बराबरी का युद्ध छेड़ दिया था, एक न्याय के लिए युद्ध छेड़ दिया था, क्योंकि कालों के खिलाफ यहाँ पे बहुत अन्याय हो रहे थे। उस दौर में व्हाइट लोगों ने, श्वेत लोगों ने कुछ काले लोगों की जमीनें हड़प ली थी, बहुत सारी जमीनें हड़प ली थी। तो अभी साउथ अफ्रीका में एक रूल निकाला गया है कि एक कैंपेनिंग चलाई गई है, आंदोलन चलाया गया है कि जितने भी इलीगल तरीके से जमीनें हड़पी गई हैं वो जमीनों को काले लोगों को दे दिया जाए। ये तो अच्छी बात है भाई, कर रहा है अपने साउथ अफ्रीका। इसको भी कोट करके यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं, यहाँ साउथ अफ्रीका बहुत ही गलत काम कर रहा है, तो हम इस समिट में नहीं जाएंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने यूएस ने, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भैया मैं चाहता हूं कि यूक्रेन पर फोकस करो, और आप लोग यूक्रेन पर फोकस कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि चाइना को दबाओ, और आप लोग चाइना को दबा ही नहीं रहे हो। यानी कि मेरी बात आप नहीं मान रहे हो, इसलिए मैं आपके इसमें नहीं पढ़ने वाला हूं, आपके पचड़े में नहीं पढ़ूंगा, मैं G20 के समिट में नहीं आऊंगा। और भाई साहब नहीं आए, चलिए नहीं आई एक अलग बात है, ठीक है। और एक सेरेमनी होती है गेवल सेरेमनी, ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूं। एक होती है गेवल सेरेमनी। गेवल सेरेमनी क्या होती है भाई साहब, और ये इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, एक मिनट। गेवल सेरेमनी वो सेरेमनी होती है, वो प्रथा होती है जिसमें जो वर्तमान जो अध्यक्ष है, यानी G20 का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका क्या करेगा, जो आने वाला अध्यक्ष होगा, जो अगले साल अध्यक्षता करने वाला देश, उसको अथॉरिटी सौंपता है। अथॉरिटी के तौर पर एक लकड़ी का हथौड़ा होता है, उसको ऐसे थाली में सजा करके ऐसे पेश किया जाता है, और जो आने वाला अध्यक्ष होता है
उसको यह अथॉरिटी दिया जाता है, अथॉरिटी सौंपी जाती है। तो अगले साल की जो अध्यक्षता है वो यूएस की है, यानी कि कौन अध्यक्ष बनेगा? डोनाल्ड ट्रंप अध्यक्ष बनेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये गेवल सेरेमनी में आए ही नहीं, बोले कि नहीं भैया मुझे गेवल सेरेमनी में आना ही नहीं है, हाँ मैं एक छोटा सा ऑफिसर भेज दूंगा, उसको दे देना हथौड़ा, जो भी देना होगा। साउथ अफ्रीका ने साफ स्टैंड ले लिया, ए पागल हो क्या? G20 समझ रहे हो क्या है ये? G20 इतना बड़ा मंच है, आप उसका प्रोटोकॉल तोड़ रहे हो, समझ रहे हो? ठीक है, आपको आना है तो आप, वरना हम किसी छोटे मोटे ऑफिसर्स को ये चीज नहीं देने वाले हैं। पहली बार G20 के इतिहास में ऐसा हुआ था कि गेवल सेरेमनी को कैंसिल किया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका में G20 समिट रखी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि डिक्लेरेशन का मतलब जो फाइनल जजमेंट होती है ना, जो फाइनल कंक्लूजन होता है, यानी कि एक पत्र साइन किया जाता है जिसपे सारे सारे मेंबर्स का सिग्नेचर होता है, यानी कि एग्रीमेंट होता है, जो कि 2 दिन की मीटिंग जो 22 और 23 नवंबर को चली है, इसका जो कंक्लूजन एक पेपर पर लिखा रहता है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो फाइनल कंक्लूजन, जिसको हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसको हम लोग जॉइंट डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, जॉइंट डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस बार क्या हुआ, ये जॉइंट डिक्लेरेशन साउथ अफ्रीका ने पहले ही दिन में पास कर दिया, पहले ही दिन में पास कर दिया, ठीक है। जबकि 22 और 23 की शाम को करना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने 22 तारीख को ही पहले ही दिन में डिक्लेरेशन पास कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस बात से भी नाराज थे कि भैया आप तो प्रोटोकॉल खुद तोड़ रहे हो, आखिरी दिन में होता है डिक्लेरेशन, सबकी मीटिंग बातचीत सुनने के बाद ही डिक्लेरेशन दोगे ना, आपने तो पहले ही दिन दे दिया। इसका मतलब साफ है कि साउथ अफ्रीका का एजेंडा पहले से ही तय था, साउथ अफ्रीका अपनी बातें पहले से ही तय करके बैठा हुआ था। लेकिन हाँ, नो डाउट साउथ अफ्रीका का जो एजेंडा था ना वो बहुत सही था, अच्छा था, इसलिए सारे के सारे कंट्रीज ने इस डिक्लेरेशन पे साइन भी किया है, क्योंकि उसके मुद्दे सारे जेन्युइन थे और अच्छे थे। अब देखते हैं उसका पक्ष क्या कहता है। चलिए अब देखिए, ये जितना भी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है, ग्लोबल जो आपका साउथ अफ्रीका का पूरा पूरा स्टैंड क्या था इसके खिलाफ, ये आपका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। साउथ अफ्रीका ने साफ कहा था कि देखिए भैया हम तो पॉवर्टी को पहले रखेंगे, यानी गरीबी को पहले रखेंगे, यानी गरीबी को दूर करने की हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करप्शन को दूर करने की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डेट यानी कि कर्ज को दूर करने की बात करेंगे छोटे देशों पे, ठीक है। हम शिक्षा की बात करेंगे, हम इक्वालिटी की बात करेंगे, हम बराबरी की बात करेंगे, हम जस्टिस यानी कि न्याय की बात करेंगे। ये सब साउथ अफ्रीका के मुद्दे थे, जो कि अच्छे मुद्दे हैं भाई। कोई भी चाहेगा कि हाँ यार, जो गरीब देश हैं, और ग्लोबल साउथ को ही प्रायोरिटी में रखा है यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने। ग्लोबल साउथ के सारे देश, सारे नहीं, मैक्सिमम देश आप देखो वो गरीब ही मिलेंगे, तो उनके लिए कोई तो उनकी आवाज बने। तो साउथ अफ्रीका ने इस बार पूरी कोशिश की कि ग्लोबल साउथ के मुद्दों को यहाँ पे रखा जाए। भूखमरी इतनी सारी है यार वहां पे, भाई मैं तो कह रहा हूं साउथ अफ्रीका ने पूरा पूरा बहुत ही प्यारा स्टैंड रखा है अपना, और साउथ अफ्रीका को अपने स्टैंड पे बने रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये दोनों का जो चल रहा है, टग ऑफ वॉर चल रही है, रस्सा खींच चल रहा है, इसके बीच में इंडिया सामने आता है। और आज की डेट में इंडिया वाकई में ग्लोबल लीडर तो है ही, विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहते इंडिया को। अब देखें विश्व गुरु इंडिया को क्यों कहते हैं, इंडिया ने यहाँ पे क्या क्या स्टैंड लिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इंडिया ने साउथ अफ्रीका का साथ दिया है, और यहां पे वॉइस ऑफ द साउथ ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश की है। किसने? इंडिया ने। अब देखिए, गरीब देशों की आवाज G20 में कोई भी नहीं सुन रहा था, सारे के सारे अमीर देशों की आवाज सुन रहे थे। इंडिया ने कहा कि मैं भारत ग्लोबल साउथ के जितने भी गरीब देश हैं उनकी आवाज बन के सामने आऊंगा, और मैं कह रहा हूं ग्लोबल साउथ की तरफ से कि आप यूक्रेन वॉर को हटाओ, मुद्दा साइड में रखो, वो हमारा पहले मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमारा पहले मुद्दा होना चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, और गरीब देशों की कोई सुन ही नहीं रहा था। तो इंडिया यहां पे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ बनकर के सामने आया है। और G20 के एजेंडा में अभी तक जो क्या होता आ रहा था, रिच नेशंस का जो पूरा डोमिनेशन हुआ करता था। जैसे कि क्लाइमेट टारगेट की बात हो गई तो रिच नेशन अपना उल्लू साधते थे, अपना स्वार्थ दिखाते थे। क्लाइमेट टारगेट का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इकोसिस्टम बुरी तरीके से चेंज हो रहा है, इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो देखिए, जितने भी डेवलप नेशंस हैं उनमें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो आपका इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत पहले ही बन चुकी थी, तो वो तो डेवलप हो गए। तो क्या उन्होंने कार्बन एमिशन नहीं किया, उन्होंने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं किया है ना? सबसे ज्यादा उन्होंने ही किया है। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में आई थी, तो उन्होंने तो भैया इंडस्ट्रीज लगा के, चिमनियां लगा के, हवा में धुआं फैला के, जहर फैला के अपने आप को तरक्की कर ली। और जब गरीब नेशंस की बारी आई तो आप बोल रहे
नहीं 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 नहीं, अब आप कार्बन एमिट नहीं करोगे, अब आप पॉल्यूशन नहीं करोगे, अब आप चिमनी नहीं लगाओगे, तो भैया अमीर देश आप तो अमीर हो चुके हो, गरीबों पे थोप रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए रूल बनाना चाहिए कि अमीर देश कितना कार्बन एमिट करेगा और गरीब देश कितना कार्बन एमिट करेगा। इसके लिए प्रॉपर रूल बनाना चाहिए। और जो अमीर देश है उसने ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया है अमीर बनने के चक्कर में, तो वो छोटे देशों की मदद करेगा कार्बन एमिशन को कम करने में और पॉल्यूशन को और क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। तो यहां पे क्या, ठीक है, क्लाइमेट टारगेट में भी अमीर देशों की चलती थी, टेक्नोलॉजी कंट्रोल में भी अमीर देशों की चलती थी। ठीक है, एडवांस मार्केट में भी अमीर देशों की चलती थी, और गरीब देश बेचारे यूं ही रह जाते थे, उनके पास ना टेक्नोलॉजी थी, ना पैसा है, ना कुछ है, क्या कर सकते बेचारे। ठीक है, बट यहां पे डेवलपिंग नेशन बहुत सारी इन सब चीजों के अलावा प्रॉब्लम फेस कर रही है, वही रियल प्रॉब्लम है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी। भैया उनके पास खाने के लिए नहीं है और आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी एनर्जी, यानी बिजली बिजली कुछ भी नहीं है और आप बात कर रहे हो बड़ी बड़ी। ठीक है, अब पॉवर्टी गरीबी बहुत ज्यादा है वहां पे, डिजिटल डिवाइड मतलब बहुत ही ज्यादा है, डिजिटलाइजेशन तो बहुत ही कम है वहां पे। साउथ अफ्रीकन नेशन में चले हो, आज भी बेचारे जंगल में रहते हैं। ठीक है, कई तो ऐसी प्रजातियां हैं जो सांप कछुए चूहे चूहे बिल्ली मार करके आज के डेट में भी खाते हैं। भैया उनकी समस्याएं ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, इंडिया ने साफ तौर पे ये कहा है। और यहां पे एक और पॉइंट रखा है इंडिया ने कि चाइना हैज बीन ट्राइंग टू पोजीशन इटसेल्फ एज द लीडर, और इन सबके बीच में चाइना लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा इंडिया ने कहा है। ठीक है, चाइना ये ग्लोबल साउथ के बीच में अपना जियोपॉलिटिकल एडवांटेज ले रहा है, यानी कि ये गरीब देशों के बीच में हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, और कैसे लोन दे देता है और उनसे ब्याज ऐंठता रहता है, और वो लोन नहीं चुका पाते तो उनकी जमीनों पे अपना बेस बना देता है, अपना आर्मी का बेस बना देगा, एयरफोर्स का बेस बना देगा, नेवी का बेस बना देगा, किसी का पोर्ट ले लेगा जबरदस्ती, किसी का बंदरगाह ले लेगा जबरदस्ती। इस तरीके का कंसर्न भी इंडिया ने जताया है। इंडिया ने साफ कहा है कि भाई चाइना इनकी गरीबी की वजह से उनका मिसयूज कर पा रहा है, तो इनकी गरीबी सबसे पहले दूर करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके चाइना के बढ़ते कदमों को हम लोग रोक पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं यहां पे इंडिया ने साफ क्या कहा है, साफ दो टुक क्या कहा है। द इश्यूज ऑफ द ग्लोबल साउथ मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द G20 एजेंडा, यानी कि भैया ग्लोबल साउथ के जो इश्यूज हैं, गरीबी हो गया, ये डेट ट्रैप में फंसना हो गया, टेक्नोलॉजी का नहीं होना हो गया, ये सबको प्रायोरिटी में रखो G20 के एजेंडा में, ना कि यूक्रेन और रशिया के वॉर को। ठीक है, अब इंडिया ने क्या बोला, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, फूड सिक्योरिटी। सभी देशों में, जितने भी गरीब देश है सभी में फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, खाने का अन्न अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि हर किसी के पास एनर्जी के सोर्सेज, बिजली वगैरह उपलब्ध होनी चाहिए। पॉवर्टी रिडक्शन, यानी कि गरीबी को दूर करने के इस तरीके के मुद्दे लेके आओ, यानी कि ऐसी पॉलिसीज लेकर के आओ। ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड यानी कि जिन देशों में डिजिटलाइजेशन नहीं है उन देशों में डिजिटलाइजेशन लेकर के जाओ। ठीक है, और ये सब कुछ करते हुए इंडिया वॉइस ऑफ द डेवलपिंग नेशंस बन गया है, यानी कि जो विकासशील देश है उनकी आवाज नहीं, स्ट्रॉन्ग आवाज बन करके इंडिया उभरा हुआ है। और यहां पे चाइना जो है अपना दबदबा बनाना चाहता था, उसको धीरे धीरे कर करके इंडिया ने साइड करना शुरू कर दिया है, और इंडिया एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आ रहा है। और इंडिया का जो मकसद है ना, ज्यादा मोरल है ना कि डिप्लोमेटिक, यानी कि इंडिया ने भैया मोरालिटी के हिसाब से, मोरालिटी यानी कि नैतिकता के हिसाब से सारे के सारे डिसीजन लिए हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट इंडिया ने क्या दिया है, यहां पर इंडिया ने दिया है डेट रिलीफ रिफॉर्म्स, यानी कि जो कर्ज मुक्ति की बात की गई है, ठीक है, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। अब कर्ज मुक्ति की बात क्या हो रही है भाई साहब, चाइना हमारा, ठीक है, पड़ोसी मुल्क चाइना क्या करता है, गरीब देशों को क्या दे देता है, लोन दे देता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देता है, याद रखेगा। ठीक है, यानी कि चाइना लोन देता है तो ओपेक मॉडल पे लोन देता है। ओपेक मॉडल का मतलब क्या होता है, छुपे हुए कंडीशंस वाले लोन, यानी कि कह रहा है 4 रुपए ब्याज लूंगा, लेकिन जब जाओगे ब्याज देने की बारी आएगी दूसरे कंट्री तो 8 रुपए हो जाता है। कैसे, और ये वाले चार्जेस, वो वाले चार्जेस, वो वाले चार्जेस, वो वाले चार्जेस करके आपका जो ब्याज होता है डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये ओपेक नहीं होना चाहिए चाइना का जो भी कंडीशन है, चाइना की जो भी शर्तें हैं लोन देते टाइम, वरना चाइना हमेशा इन गरीब देशों को मिसयूज करता रहेगा। ठीक है, अब इसे प्रॉब्लम क्या थी, जो मेनी डेवलपिंग नेशंस आर ट्रैप्ड इनटू ओपेक, बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस है ना फंस जाते
हैं कर्ज के जाल में, और चाइना फिर उनसे उनकी जमीनें हड़प लेता है, और चाइना फिर उनसे उनके रिसोर्सेज हड़पने की कोशिश करता है। तो इंडिया ने साफ कहा है भाई साहब कि जो डेट रिलीफ है मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शिता होनी चाहिए, सारे दुनिया में सभी देशों को पता होना चाहिए कि चाइना किस कंडीशन पे लोन दे रहा है। फेयर, न्यायपूर्ण होना चाहिए, और फास्ट फॉर ऑल डेवलपिंग नेशन, और बहुत तेजी से होना चाहिए। यानी कि चाइना अब छुपे हुए लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता, पूरी दुनिया को पता होगा कि चाइना किसको लोन दे रहा है और किन किन कंडीशंस पे दे रहा है। ठीक है, ये सब कुछ से इंडिया कहना क्या चाहता है? इंडिया ये कहना चाह रहा है कि भैया जो भी चाइना लोन देगा उसे पब्लिक डिस्क्लोजर करो, यानी पूरी दुनिया के सामने डिस्क्लोज करो कि चाइना किस किस कंडीशन पे लोन दे रहा है। उसके बाद फेयर एंड फास्टर डेट रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, यानी कि कर्ज को चुकाने का कोई ऐसा साधन निकाले चाइना जिससे कि पूरा का पूरा कर्ज है वो आसानी से और तेजी से चुकाया जा सके। मल्टीलेटरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस बात की जिम्मेदारी किसको उठानी पड़ेगी? मल्टीलेटरल यानी कि आईएमएफ हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये आपका एशियन बैंक हो गया, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एडीबी, ये सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इन गरीब देशों को लोन देने का, ताकि वो चाइना के पास लोन लेने के लिए नहीं जाए। ठीक है, और ये सब कुछ करने से इंडिया की जो पोजीशन है एक क्लीन, एक भरोसेमंद दाता के रूप में उभर के सामने आए, क्योंकि वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पब्लिक डिस्क्लोजर की बातें कर रहा है, तो इंडिया भी वही करेगा। तो एक साफ सुथरी इमेज अपनी इंडिया बना चुका है, और इंडिया का जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, यानी कि कर्ज के जाल में देशों को फंसा देना, इसको इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने ला करके रख दिया है। और इंडिया की जो अच्छी इमेज बन चुकी है जितने भी डेवलपिंग नेशन है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, साउथ एशिया हो, या पैसिफिक रीजन के जितने भी कंट्रीज है, सभी के बीच में इंडिया एक अच्छा और भरोसेमंद लीडर बनकर सामने आया है। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस जो इसका तीसरा मॉडल है, क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम से रिलेटेड फाइनेंस करना। ठीक हो, इकोसिस्टम, ठीक है, याद रखना है, यानी कि वातावरण वित्त की बात कर लेते हैं। वातावरण, अगर हम लोग बात करें वातावरण होता है शायद, तो वित्त की बात कर ले, ठीक है, या फिर क्लाइमेट वित्त कह लो यार, ठीक है, क्लाइमेट वित्त। वित्त का मतलब क्या होता है यहाँ पे? फाइनेंस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है कि जो अमीर देश हैं, रिच नेशंस है ना, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे क्लाइमेट को ठीक करने में, क्योंकि उन्होंने ही ज्यादा क्लाइमेट को खराब किया है। तो यहां पे इंडिया ने उनको याद दिलाया है, अमीर देशों को, याद करो 2009 का वो दौर, जब आप सारे अमीर देशों ने, सारे डेवलप्ड नेशन ने कहा था कि हम $100 बिलियन प्रॉमिस करते हैं देने का, हर एक कंट्री $100 बिलियन देगा ताकि क्लाइमेट को सुधारा जा सके। याद कीजिए वो दिन, और आप सारी कंट्रीज ने वो अपना वादा पूरा नहीं किया है। और अगर आप ये 100 बिलियन नहीं देंगे क्लाइमेट को ठीक करने के लिए, तो क्लाइमेट तो खराब ही रहेगा ना, क्लाइमेट को ठीक कौन करेगा? तो यहां पे इंडिया ने स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाते हुए कहा है कि जितने भी वेस्टर्न नेशंस हैं भाई साहब, जिन्होंने डीकार्बनाइजेशन का टारगेट रखा था, डीकार्बनाइजेशन मतलब वातावरण में जो कार्बन है उसको खत्म करने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए पैसा देने का बोला था कि 100 बिलियन का तो हम लोग भैया यहाँ पे योगदान देंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे, बट कोई भी नहीं दे रहा है भाई साहब, कोई भी नहीं दे रहा है। और इन्होंने 2009 में ही प्रॉमिस किया था, 2009 से आज की डेट में बात कर ले भैया, 16 साल हो चुके हैं, आप लोग नहीं दोगे तो क्लाइमेट तो खराब होता चला जाएगा ना। ये सब कुछ देखते हुए इंडिया ने बोला फंड दो तो क्लाइमेट अपने आप ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। और क्लाइमेट ठीक होगा तो क्लाइमेट ठीक होगा तो जितने भी हमारे जो ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं उन पे डीकार्बनाइजेशन करने का बोझ नहीं डाला जाएगा, यानी उनकी भी इंडस्ट्रीज अब डेवलप कर सकती है। ठीक है, याद रखेगा। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा क्लाइमेट को लेकर के इंडिया ने रखा हुआ है। ठीक है, अब इंडिया ने क्या कहा साफ तौर पे मैं आपको बता चुका हूं कि बताया भैया जो जितने डेवलप नेशन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो और क्लाइमेट टारगेट को पूरा करो, जो अपने लोगों ने क्लाइमेट को बचाने के लिए टारगेट लिया था, क्लाइमेट को फाइनेंस करने का टारगेट लिया था 2009 में $100 बिलियन का, वो सब जल्दी जल्दी से पूरा करो भाई साहब। ये सब कुछ करके इंडिया ने क्लाइमेट के साथ न्याय किया है, यानी कि हमारे वातावरण के साथ, हमारे पर्यावरण के साथ न्याय किया है। पर्यावरण वित्त कहते हैं भाई साहब उसको, वातावरण वित्त नहीं, पर्यावरण वित्त। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिचर नेशन, जो अमीर देश है उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाया है और उनको बताया कि भैया फाइनेंस जो आपने कमिट किया था चुपचाप से भरो। ये सब कुछ करने से इंडिया का क्या फायदा होगा? इंडिया एक उन सारे देशों में शामिल
विकासशील हो गया, जो कि एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं। मतलब पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज गया कि यार क्या बात है यार, इंडिया क्लाइमेट को बचाना चाह रहे हो आप, ठीक, गरीब देशों के साथ। ये पूरा का पूरा करते करते हुए, ठीक है, अब चाइना का जो इन्फ्लुएंस है धीरे 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 कम होता दिखाई दे रहा है, और चाइना इससे डेफिनेटली कहीं ना कहीं समस्या में आएगा और समस्या फील करेगा, क्योंकि जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उन सबको वो सब चाइना को धीरे धीरे किनारे करने वाले हैं। अब देखिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का? देखिए, जैसे कि इंडिया ने बोला है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल कराओ, जैसे कि इंडिया में चलता है यूपीआई, इंडिया में चलता है आधार बेस्ड मॉडल, वैसे ही डेवलपिंग नेशंस यानी कि जो विकासशील देश है उनमें इस तरीके की चीजें अप्लाई करवाओ, तब तो ये डेवलप होंगे ना भाई साहब। और इंडिया ने तो भैया बहुत सारी कंट्रीज में अपना यूपीआई दे दिया है, कभी तुम लोग चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके के सारे देशों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए, इस तरीके के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए बहुत सारे गरीब देशों को, ठीक है बच्चों, ये इंडिया ने ऐसा बोला है। अब देखिए इंडिया ने क्या सजेशंस दिए हैं। डेवलपिंग नेशन जो है ना, ये सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो जैसे हम लोग इंडिया में फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, जी पे चलाते हैं, अमेजन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, इस तरीके की चीजों को डेवलपिंग नेशंस को, गरीब देशों को प्रोवाइड करवाया जाए और अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करवाया जाए। देखिए यहाँ पे ग्लोबल साउथ के पास दो ऑप्शन है, एक तो वेस्टर्न कंट्रीज के पास चले जाओ, है ना, तो वेस्टर्न कंट्रीज से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो काफी महंगी है, और दूसरी तरफ चाइना के पास चले जाओ, चाइना के पास यूज हो रहा है अलीपे, वी चैट, सर्विलेंस टेक, ये सब कुछ चाइना के पास यूज हो रहा है। तो चाइना अगर ये सारे सर्विसेज गरीब देशों को देगा तो डेफिनेटली फिर से चाइना के चक्कर में उनको फंसना पड़ेगा। एक टेक्नोलॉजी जो कि वेस्टर्न वाली महंगी है और चाइना की टेक्नोलॉजी खतरनाक है, वो तो भैया हड़पने की कोशिश करेगा। तो बीच का रास्ता निकालो। वेस्टर्न कंट्रीज को इतनी ही चिंता है ना G20 समिट के, पूरे एनवायरमेंट के, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की, तो डेफिनेटली भाई गरीब देशों को इस तरीके की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाओ। और सारी की सारी टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए? अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए फिनटेक के मामले में। इंडिया ने ऑफर किया है लो कॉस्ट और ओपन एक्सेस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल फॉर पूरे दुनिया के लिए। अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया ने ओपन कर डाली कि भैया इंडिया का यूपीआई जिस किसी को भी इस्तेमाल करना है, जिकरा केहू को भी इस्तेमाल करेगा, वही आ जाओ भैया, इंडिया अवेलेबल है। समझे इस बात को, याद रखना। चलिए, तो इंडिया कहना क्या चाह रहा है यहां पे? पूरा ओवरऑल यूपीआई एज अ ग्लोबल पेमेंट स्टैंडर्ड सेट करना चाहता है। यूपीआई आधार स्टाइल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क सेटअप करना चाहता है। जिस तरह का आधार कार्ड है, ठीक है, एक बार आधार कार्ड बन गया, पूरी दुनिया के लिए, आप पूरी जिंदगी के लिए आपका वो आइडेंटिटी कार्ड बन गया, इस तरीके का ओपन सोर्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आओ। जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, गेन नॉन वेस्टर्न नॉन चाइनीज लो कॉस्ट डिजिटल ऑप्शन होना चाहिए सभी के पास। और जो चाइना का जो दबदबा है उसको जितने जल्दी हो सके खत्म कर दो। तो इंडिया चाह रहा है कि जो डिजिटल सॉफ्ट पावर है अफ्रीका में, एशियन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिका में, ठीक है, वहां पे कंट्रीज को, दूसरी डेवलप नेशन को सामने आना चाहिए ताकि चाइना के चंगुल से बचाया जा सके। मुझे लग रहा है इंडिया चाइना के पीछे ही पड़ गया, हर पॉइंट में चाइना, हर पॉइंट में चाइना, हर पॉइंट में चाइना। लेकिन भाई एक्चुअली इंडिया चाइना के पीछे नहीं पड़ा है, इंडिया की यह मजबूरी है कि भाई चाइना कर ही ऐसा रहा है, इंडिया क्या करे? इंडिया तो भैया सबका भला चाह रहा है ना, ठीक है, लेकिन अब चाइना ही हर जगह अपना घुसा हुआ है, हर किसी को लूटने में, तो चाइना ही बीच में टारगेट होगा। अगला पॉइंट देखिए इंडिया ने क्या दिया है, रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन। ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या होता है? जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी संस्थाएं हैं ग्लोबल लेवल पे यानी इंटरनेशनल लेवल पे, उन सबको अपने रूल रेगुलेशन बदलने की जरूरत पड़ेगी भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन है, बनाया गया था भाई साहब 1945 के अंदर में, तब से अभी तक वही रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड तब से लेकर वही रूल फॉलो कर रहा है। वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, जितने भी बड़े बड़े वित्तीय संस्थाएं हैं तब से लेकर के भैया अभी तक वही सेम रूल रेगुलेशन फॉलो कर रही हैं। अरे यार, इनको चेंज करने की कोशिश करो, और जब अपने रूल रेगुलेशन को चेंज करोगे ना, तो इन गरीब देशों को थोड़ा पॉलिसी के अंडर में लेकर के आओ ताकि ये गरीब देशों का कुछ भला हो सके। आप लोग अमीर देशों को फोकस किए जा रहे हो, ये इंडिया ने साफ कहा है। यानी कि इंडियन जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है ना, जो कि 1945 में डिजाइन किए गए हैं, भैया आज के हिसाब से वो फिट नहीं बैठते, उनको आज के हिसाब से रिन्यू करने की जरूरत है। जो एशिया
और अफ्रीका की बात कर रहा हूं ना, 4.5 बिलियन पीपल रहता है यहाँ पे, 4.5 बिलियन, ठीक है। 8 बिलियन तो आपका पूरी दुनिया में आबादी है, 4.5 बिलियन तो यहीं पर ही रहते हैं। समझ रहे हो आप इस बात को? फिर भी आप लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। चाइना, अगर हम लोग चाहते हैं, अगर इंडिया चाहता है कि भैया इन गरीब देशों के लिए कुछ हो और अपना मुद्दा उठाता है, चाइना फटाक से अपना वीटो पावर लगा देता है यूनाइटेड नेशन में। तो यार इन गरीब देशों की आवाज कौन बनेगा? इन गरीब देशों की आवाज मैं बनूंगा अगर आप लोग मुझे परमानेंट मेंबर बनाते हो, ठीक है। आ गया ना इंडिया जो कहना चाहता था, घूम फिर के वही वाली बात। चाइना हर बार क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। इंडिया जब भी डिमांड करता है परमानेंट मेंबरशिप की, तो चाइना यहां पे उसको ब्लॉक कर देता है। अब आवाज उठाने वाला कौन है? इंडिया आवाज उठा रहा है, लेकिन इंडिया की आवाज को बंद कर दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास वीटो पावर। तो भैया ऐसा है, चाइना ब्लॉक कर देता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की आवाज को अपना वीटो पावर लगा करके। तो भैया इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दो, ये भी बात यहां पे इंडिया ने किया है, ठीक है। और दूसरा, आईएमएफ का जो कोटा है ना, उसको थोड़ा बढ़ाओ गरीब देशों के लिए, समझे आप? गरीब देशों के लिए बढ़ाओ आईएमएफ का कोटा, और जो अमीर देश है ना उनके लिए अनकंफर्टेबल कर दो कि अमीर देश जो जिनको जरूरत लोन लेने की नहीं है वो भी लोन ले लेते हैं भाई साहब, ठीक है। क्यों लोन ले लेते हैं? चलो ना यार, ठीक है, यूज होता रहेगा, होता नहीं कि भैया पैसा अगर अवेलेबल है तो क्यों ना ले। तो अमीर देशों को भैया कम लोन दो, गरीब देशों को ज्यादा लोन दो। और ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन सबकी जिम्मेदारी है। इंडिया ने यहां पे याद दिलाया है, यानी इंडिया ने साफ बोला है कि ग्लोबल गवर्नेंस जो है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी संस्थाएं हैं वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए रियलिटीज को 21वीं सेंचुरी की, ना कि आप 1945 वाले एरा में जी रहे हो और रूल रेगुलेशन आप तभी के ही फॉलो कर रहे हो। तो इंडिया ने यहां पे डिमांड किया है कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करो, बिल्कुल, और इंडिया को उसमें जगह दो। आईएमएफ को अपना कोटा, जो गरीब देशों को लोन देने का कोटा है ना, उनको बड़ा करना चाहिए और बहुत ईजी कर देना चाहिए, कम ब्याज पर उनको लोन देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का जो गवर्नेंस है उसको ओवरहॉल कर दो, यानी कि अब नए तरीके की गवर्नेंस, नए तरीके के रूल रेगुलेशन को लेकर के आना चाहिए। अब स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, इंडिया का यहां पे रोल क्या पड़ने वाला है, इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा? इंडिया अपने आप को सेंटर ऑफ ग्लोबल रूल मेकिंग बना रहा है। आप जितने सारे मुद्दे देख लो, इंडिया ने एक भी मुद्दा बेकार नहीं उठाया है, इंडिया ने सारे मुद्दे सही किए हैं। तो जो भी अगर रूल चेंज होते हैं ना, तो इंडिया का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पे। और इंडिया जो है यहां एक बहुत बड़ा और एक स्टेबल लीडर बनकर के सामने आएगा। चाइना की जो एबिलिटी है डोमिनेट करने की ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, वो कम हो जाएगी अपने आप ही, क्योंकि जब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ये सस्ते रेट पे लोन देने लग जाएंगे तो चाइना के पास लोन लेने के लिए कौन जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां पे चाइना की जो डोमिनेंस है, चाइना का जो प्रभुत्व है, वो अपने आप ही कम होने लग जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसे रूल्स बताएं जो कि गरीब देशों के लिए हो या फिर डेवलप नेशंस के लिए हो, ठीक है। अगला जो सुझाव दिया है इंडिया ने कि भाई साहब टेक ट्रांसफर एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करो, ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, भैया आप लोगों के पास, अमीर देशों के पास, बड़े देशों के पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? है ना, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करो, किसको करो? डेवलपिंग नेशंस को करो, गरीब देशों को करो। उसके बाद एक और चीज है, सप्लाई चेन है ना, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है? अलग अलग सोर्सेज से लेकर के आना। अभी देखिए डेवलपिंग नेशन के पास जितने भी रिसोर्सेज है ना, ठीक है, कहां से आते हैं? चाइना से आते हैं, ठीक है। चाइना ने इस देश को भी दे दिया, 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 इस देश को भी दे दिया रिसोर्सेज, और उस रिसोर्सेज देने के चक्कर में चाइना सबकी जमीनें हड़पता हुआ चल रहा है। तो आप जो ना सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करो। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है? विविधीकरण करो, यानी कि सिर्फ चाइना ही नहीं और भी देश रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। आप देखिए यहां पे इंडिया भी रिसोर्स प्रोवाइड करने लग जाए, यूएस भी करने लग जाए, रशिया भी करने लग जाए, यूक्रेन भी करने लग जाए, जापान, फ्रांस। तो चाइना का जो एक तरफा सप्लाई चेन है ना, वो टूट जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ से रिसोर्स जा रही है गरीब देशों को, अब बहुत सारे देशों से जाएगा, तो चाइना का जो प्रभुत्व है, चाइना की जो इंपॉर्टेंस है, वो अपने आप ही कम हो जाएगी, ठीक है। याद रखें, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करो। तो यहां पे इंडिया ने बोला ग्लोबल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, प्रोडक्शन होता है, उसमें जो सप्लाई चेन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका चाइना, ठीक है। तो चाइना के सप्लाई चेन को तोड़ो, सारे के सारे देश रिसोर्सेज प्रोवाइड करना शुरू कर दो। किसी देश को अगर जरूरत है रॉ मटेरियल की, तो कोई जरूरत थोड़ी चाइना देगा, सारे देश जिसके पास
रॉ मटेरियल है, सारे के सारे देश देना शुरू कर दो ना, चाइना का दबदबा अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, चाइना टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस कंट्रोल करके रखा हुआ है, जितने भी मिनरल्स है उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करके रखा हुआ है। नहीं, पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए कि चाइना का जो एक तरफा दबदबा है उसको तोड़ा जा सके। ठीक है, और इसके लिए जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उन सारे नेशंस की हेल्प करनी चाहिए पूरी दुनिया को मिलकर के। अब यूएस इतना दब कर रहा है ना और चाइना को दबाना चाहता है ना, आ जाओ यूएस भाई, आ जाओ आ जाओ, इतने सारे डेवलपिंग नेशन है, इनको साथ दो ना, अपने आप ही चाइना के पास नहीं जाएंगे। चाइना की पावर यूएस भाई आपने बढ़ा रखा है। ट्रंप साहब आपको क्या लग रहा है, आप बहुत बड़े दिमाग वाले, अगर दिमाग वाले होते हैं ना, ठीक है, तो जिन जिन देशों को सपोर्ट कर रहा है ना चाइना और उनकी जमीनें हड़प रहा है, उनकी जमीनों पर अपना एयरबेस आर्मी बेस एयरफोर्स बेस बना रहा है ना, वहां पर उन देशों की आप मदद करते और चाइना की मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश करते। लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो, G20 में आए नहीं। अरे G20 में आकर अपने सारे मुद्दे रखते हैं ना, जो इंडिया कर तो रहा है भाई साहब, ये इंडिया का अगर आप सपोर्ट करते तो आप सोच के देखिए, ठीक है, चाइना का दबदबा अपने आप कम हो जाता, और यही तो आप चाहते थे। आपको दिमाग से खेलना नहीं आया यार, आपसे बढ़िया तो डिप्लोमेटिक पावर इंडिया के पास है, समझिए इस बात को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे क्या है, जो सप्लाई चेन को तोड़ने की बात की जा रही है, और ये कोविड में एक बात साफ समझ में आ जाती है कि जितने लोग भी चाइना के ऊपर डिपेंड थे वो सारे के सारे देश तकरीबन बर्बादी के कगार पे चले। कोविड में सप्लाई चेन टूट गई और आप लोग डिपेंडेंट ही चाइना के ऊपर थे, सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो इंडिया ने साफ कहा भैया कि जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको रेजिलेंट बनाओ और डाइवर्सिफाई करो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चाइना पे ही डिपेंड ना रहे कंट्री, ऐसा कुछ नियम निकालो। ठीक है, तो इंडिया ने क्या बोला है, ठीक है, इंडिया एशिया वियतनाम का सप्लाई चेन कॉरिडोर खोल दो। ठीक है, यहाँ पे एशिया भी आ गया, इंडिया भी आ गया, वियतनाम। ठीक है, चिप एंड सेमीकंडक्टर, आपको पता है सेमीकंडक्टर का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वियतनाम है, और वियतनाम के ऊपर किसका कब्जा है, चाइना का कब्जा है। इनफैक्ट चाइना तो मानता है कि वियतनाम कोई कंट्री ही नहीं है, वो तो हमारे ही देश का एक राज्य है, ऐसा मानता है वियतनाम को चाइना। लेकिन यहां पे क्या है, और चाइना ही सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर है, इंडिया भी खुद इंपोर्ट करता है चाइना से ही सेमीकंडक्टर, जो आपके फोन लैपटॉप इन सब में चलता है, उसके बिना आपका फोन लैपटॉप ये एलईडी जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब चल ही नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन सेमीकंडक्टर की चाइना के कंट्रोल में, इसको भी तोड़ने की कोशिश करो। इंडिया और वियतनाम ने मिलकर के कोशिश किया है, एक वियतनाम की कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है, क्या नाम है, फॉक्सकॉन, और वेदांता जो इंडिया की कंपनी है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश किया है। इंडिया चाहता है कि पूरी दुनिया इसकी कोशिश करे, चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाए। जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, किसी दूसरे एक, चाइना के पास बहुत सारे मिनरल्स है, ये बात मानते हैं हम, ठीक है, लेकिन और देशों के पास भी तो है, तो हर एक देश चाइना को छोड़ के एक दूसरे की मदद करे मिनरल्स में, रॉ मटेरियल्स में, प्रोडक्शन में, तो चाइना पे डिपेंडेंसी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ करके इंडिया क्या कहना चाहता है कि जो भैया एक मैन्युफैक्चरिंग ऑल्टरनेटिव्स है ना, उसको ढूंढो। चाइना का जो इंडस्ट्रियल डोमिनेंस है ना वो कम होना चाहिए, यानी कि जो आपका जो इंडस्ट्रीज का जो ऊपर बढ़ता हुआ दर्जा है चाइना का वो कम होना चाहिए, वरना पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज को दबाने की कोशिश अपने आप ही करेगा। इस वजह से इंडिया ने गेन किया इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल लेवरेज। अब इंडिया की इज्जत होने लगी भाई साहब, ठीक है, देखो कितनी बड़ी बड़ी बातें इंडिया कर रहा है, यानी कि इंडिया ने बैलेंस कर दिया है पूरी तरीके से। याद रखना यहां पे मैं साउथ अफ्रीका के सारे जो जितने मुद्दे हैं ना वो इंडिया कवर करके चल रहा है इसमें, लेकिन वो चाइना को काउंटर करते हुए चल रहा है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा खतरा है भाई साहब आज की डेट में। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जो इंडिया का जो पूरा लेक्चर आपने देखा तो इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि इंडिया हर पॉइंट पे चाइना को काउंटर कर रहा है। ना ना ना, इंडिया चाइना को काउंटर नहीं कर रहा है भाई साहब, ठीक है, और ना ही इंडिया एंटी वेस्ट बात कर रहा है। इंडिया बात कर रहा है प्रो डेवलपमेंट की। देखिए, अगर सिर्फ वेस्ट कंट्रीज की बात करें तो वो डेवलप्ड है, ठीक है, और वो डेवलपिंग नेशन को डेवलप करना होना नहीं देना चाहते, और चाइना मिसयूज करना चाहता है। तो भैया इन दोनों के खिलाफ बात जरूर हुई है, लेकिन इंडिया का मकसद इन दोनों के खिलाफत करना नहीं, ताकि डेवलपमेंट को बढ़ावा देना इंडिया का पूरा मकसद था, ताकि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो सके, प्रो रिप्रेजेंटेशन, सारी की सारी कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन हो किसी भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में। ऐसा नहीं कि अमीर देश यहां पे बहुत अपना दबदबा बनाकर रख रहे हैं, गरीब बेचारा ऐसा हाथ जोड़े खड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है, प्रो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब कुछ करते हुए इंडिया ने साबित कर दिया है भाई साहब कि हम 2025 के सबसे बड़े लीडर हैं, थे भी और आगे भी रहेंगे। जय हिंद।